तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद आप सभी को। तो आज हम देख लेते हैं 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर से, या जो भी घटनाएं घटी हैं उसको देख लेते हैं। और इसको ध्यान से लिखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लगभग 50 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिया है। आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट घटनाओं को उठाया गया है। उससे पहले देख लेते हैं कि ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर की नसीब, ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर की नसीब, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा दिया। तो 1 से 7 दिसंबर यानी कि आज का दिन का भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। आपको पहले टॉपिक भी दिया जाएगा, उसके बाद में टॉपिक का डिटेल्ड भी दिया जाएगा। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है और विषय है कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025। इन दिनों काफी चर्चे में रहा है ये। इसमें एक बात गौर करने वाली है कि 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में 23वें भारत और रूस के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। तो ये कौन से क्रम का है? 23 रखना है। ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना है कि 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक चर्चा की। इस बैठक का मुख्य केंद्र व्यापार संतुलन, रक्षा सहयोग में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया और ऊर्जा सुरक्षा तथा दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य $100 अरब निर्धारित किया है और नाभिक परमाणु ऊर्जा सहित 16 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, तो आपको जो $100 वाला बात है वो याद रखना है कि $100 के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एक चीज तो यहाँ आपकी $100 हो गई कि $100 अरब डॉलर का बात किया गया है। वही नई दिल्ली में ये 23rd नंबर का था, ये क्या था? 23वां था। और देखना है 2030 तक $100 अरब निर्धारित किया गया है और परमाणु ऊर्जा सहित कुल कितने? कुल 16 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। टॉपिक नंबर हम दूसरा ले लेते हैं। टॉपिक नंबर हमारा दूसरा है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ। इसमें है कि 4 दिसंबर 2025 को केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, आपको इनका नाम भी याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी है, ने नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों जैसे पंचायती राज संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों को शामिल करके बाल विवाह की कुप्रथा को हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसमें यह नहीं है कि बस जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो सरकारी चीजें हैं, वही जागरूकता में अभियान में भाग लेंगी, बल्कि जो प्राइवेट संस्थान है, जो निजी संस्थान है, उसे भी क्या करना होगा? उससे भी इसमें क्या करना होगा? कॉपरेट करना होगा। वो भी क्या करेगा? इस पर आगे बढ़ेगा, सरकार का सहयोग करेगा। हमारा विषय तीसरा है कि इसरो द्वारा GSAT-31A उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसका विवरण यह है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 4 दिसंबर 2025 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, अभी देख लेते हैं श्रीहरिकोटा कहाँ है। श्रीहरिकोटा हमारा आंध्र प्रदेश में है। कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-31A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह भारत की संचार क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, खासकर VSAT यानी कि वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंकिंग एंड डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग सेवाओं के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी क्या करेगा? प्रदान करेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात रखना है कि पूछ देगा आपसे कि हो सकता है कम्युनिकेशन को इंक्रीज करने के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इसरो द्वारा किया गया 2025 में सबसे बड़ा कदम उठाया गया है GSAT-31A को। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, जैसा कि आप सबको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारा विषय नंबर 4 है कि RBI का नया डिजिटल भुगतान सुरक्षा ढांचा। इसके बारे में देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI से एक क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि 1935 तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ते साइबर धोखाधड़ी के मामलों को निपटने के लिए मजबूत कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने UPI और क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल लेन देन की सुरक्षा
करने के लिए एकीकृत और अनिवार्य सुरक्षा ढांचा पेश किया है। यह ढांचा बैंकों और भुगतान एग्रीगेट्सों के लिए सख्त प्रोटोकॉल निर्धारित करता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाना और वित्तीय डेटा को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। हमारा विषय 5 है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को ओडीआई श्रृंखला में बहुत बुरी तरह से हराया है। लास्ट वाले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका में ओडीआई श्रृंखला क्या की, जीती। दक्षिण अफ्रीका में नहीं होगा, भारत में ही ये श्रृंखला जो है वो भारत के भीतर ही हुई है, भारत बाहर नहीं गया था और भारत में ही भारत ने साउथ अफ्रीका को क्या किया है, हरा दिया है। इसका विवरण देख लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों के 1 दिवसीय ओडीआई श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम किया है। अंतिम और निर्णायक मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को क्या किया, 9 विकेटों से हराया है और इस श्रृंखला की जीत के दौरान कई व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी बने, जिसमें युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का पहला ओडीआई शतक क्या है, शामिल है। ये और जो वाइजैग है, ये विशाखापट्टनम में क्या हुआ है, ये मैच आखिरी वाला संपन्न हुआ है। छठे टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं कि विषय इसका है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक बात है, इसका भी डिटेल हम देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के दौरान भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विराट कोहली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 52वां 1 दिवसीय शतक पूरा किया, जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। नंबर 1 पे सचिन तेंदुलकर है, उसके बाद विराट कोहली है, राहुल द्रविड़ क्या है, तीसरे पे है, चौथे पे रोहित शर्मा है और 5वें पे क्या है, सौरव गांगुली है। अब 7वां देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका डिटेल ये रहा कि इस सप्ताह जागरूकता फैलाने के कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। ये बात ठीक है, कई दिवस मनाए गए हैं। उसमें नंबर 1 है कि 1 दिसंबर को ही विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। दूसरा है कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि नौसेना दिवस कहाँ मनाया गया है, तो नौसेना दिवस जो है वो केरल में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है, केरल राज्य में नौसेना दिवस का जो नेवी ने है वो मनाया है। अब 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सोइल डे मनाया गया है। 7 दिसंबर चूंकि आज के दिन क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। अब 8वां विषय हमारा है कि 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 6 से 9 दिसंबर तक हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया है। सबसे पहले हमें देख लेना है कि इसमें हरियाणा हमें क्या करना है, याद रखना है। इस महोत्सव का उद्देश्य जनता विशेषकर छात्रों के बीच वैज्ञानिक जागरूकता और नवाचार को बढ़ावा देना है। जैसे कि हम लोग यहाँ साइंस एग्जीबिशन लगता है, उसी प्रकार का ये भी है। अब भारतीय सेना की नई पहले देख लेते हैं, विषय 9 में ये रहा। भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण की दिशा में 2 प्रमुख कदम उठाए। ठीक है, नई वर्दी, सेना ने अपनी नई डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट यूनिफॉर्म वर्दी के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार IPR हासिल किया है। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं कि द प्रिंट जो कॉम्बैट है, डिजिटल कॉम्बैट भारतीय सेना द्वारा यूज किया जाने वाला यूनिफॉर्म है जो भी नया में किया गया है। 3D प्रिंटिंग त्रिशक्ति कोर ने अग्रिम क्षेत्रों में तेजी से बुनियादी ढांचा और बंकर बनाने के लिए ऑन साइट 3D कंक्रीट पेंटिंग का क्या किया है, तकनीक तैनात की है। 3D प्रिंटिंग को भी हमें ध्यान रखना है और एक जो जैकेट है उससे भी ध्यान रखना है। विषय हमारा 10 है कि भारतीय यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और यूरोपीय संघ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को तेज करते हुए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के सहविकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी में मुख्य रूप से हरित हाइड्रोजन उत्पादन, कार्बन कैप्चर और भंडारण CCS और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को ग्रिड में एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। विषय हमारा है GST परिषद की बैठक में MSME क्षेत्र को क्या किया गया है, राहत दिया गया है। दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में आयोजित वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे GST भी कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, परिषद की बैठक में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, जिसे
सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योग भी बोल देते हैं। तो एमएसएमई के लिए नई राहत उपायों की मंजूरी दी गई है। इन उपायों में एमएसएमई क्षेत्र के लिए अनुपालन टैक्स कॉम्प्लायंस को सरल बनाना, कुछ श्रेणियों में जीएसटी दरों को कम करना शामिल है ताकि आर्थिक विकास को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। अब 12 है कि जिसे कॉप में देख लेते हैं हम लोग कि कॉप 30 से पहले भारत ने उच्च स्तरीय जलवायु वार्ता की। ठीक बात है। ये ब्राजील में होने वाले कॉप 30, अब हमें सबसे पहले याद रखना है कि कहाँ कॉप 30 आयोजित होगा, तो ब्राजील में होगा। ब्राजील में कहाँ होगा, सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होता है, ब्राजील में ही होता है, और गन्ना भी जहां तक मुझे उम्मीद है कि ब्राजील में ही होता है। जलवायु शिखर सम्मेलन की तैयारी के तहत भारत को नई दिल्ली में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के एक साथ पूर्व शिखर स्तरीय उच्च स्तरीय जलवायु वार्ता की मेजबानी की है। ठीक है। चर्चा का मुख्य एजेंडा रहा है कि जो विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण, क्लाइमेट फाइनेंस सुनिश्चित करना और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर आम सहमति बनाना था। विषय नंबर जो 13 है वो है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ ऋण समझौता। इसे हम देख लेते हैं कि एडीबी का मुख्यालय पहले कहाँ है। एडीबी मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। कहाँ है, मनीला, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें है कि भारत सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $800 मिलियन से अधिक के ऋण समझौतों को क्या किया है, साइन किया है। यह फंडिंग मुख्य रूप से शहरी विकास परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों में उन्नयन और जल आपूर्ति प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए क्या की जाएगी, उपयोग की जाएगी। तो एडीबी से लिया जाएगा कितना भैया, एडीबी से लिया जाएगा आपके $800 मिलियन। $800 मिलियन। विषय नंबर 14 है कि यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारत की पुनः नियुक्ति। इसे भी देख लेते हैं क्या है ये, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है क्योंकि भारत को 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विकास और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया है। यह वैश्विक शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में भारत का योगदान को क्या करता है, दर्शाता है और भारत के इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अब 15 नंबर पे बढ़ जाते हैं। विषय में क्या है कि सरस आजीविका खाद्य महोत्सव का उद्घाटन। ये भी देख लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान क्या है, हमारे कृषि मंत्री भी हैं और जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 दिसंबर 2025 को सरस आजीविका खाद्य महोत्सव का क्या किया, उद्घाटन किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य देश भर में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा बनाए गए प्रमाणिक ग्रामीण खाद्य उत्पादों को क्या करना है, प्रदर्शित करना है, उन्हें बाजार तक पहुंचाना है और पहुंच प्रदान करना है। अब विषय नंबर 16 है कि श्रीलंका में चक्रवात दितवाहक जो है उसका प्रभाव देख लेते हैं। सबसे पहले ये श्रीलंका में आया है और यमन जो देश है, यमन देश ने क्या किया है, इसका कार्यकाल मतलब कि इसका नामकरण किसने किया है, यमन देश ने किया है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात दितवाहक श्रीलंका के पूर्वी तटों से टकराया। हालांकि यह भारत के मुख्य तट से दूर रहा, लेकिन इसके कारण तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई और मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई थी। ठीक बात है। 30 नवंबर तक आने का भारत में क्या था, इसका पूरा चांस था। आगे देख लेते हैं कि ISSF विश्व कप फाइनल में भारतीय निशानेबाजी। दोहा कतर में आयोजित ISSF, हमें अब इस ध्यान रखना है कहाँ, कतर में। ISSF कतर में कहाँ हुआ है, आयोजित हुआ है। विश्व कप फाइनल में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। युवा निशानेबाजी सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में एक नया जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए क्या किया, स्वर्ण पदक हासिल किया है। अब हमारा 18वां है कि FIH जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत का क्या रहा प्रदर्शन, इसको भी देख लेते हैं। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम जो है हमारी FIH जूनियर हॉकी विश्व कप में के जो पूल मैचेज हुए थे उसमें स्विट्जरलैंड को हराकर 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम का प्रदर्शन टूर्नामेंट में काफी क्या रहा है, प्रभावशाली रहा है। 19 नंबर का हमारा विषय है कि एर्लिंग हालैंड का प्रीमियर लीग रिकॉर्ड। अब देख लेते हैं कि फुटबॉल जगत में मैनचेस्टर सिटी, जिस प्रकार हमारे यहाँ IPL होता है क्रिकेट में, उसी तरह फुटबॉल में भी बहुत सारी लीगें होती रहती हैं। तो फुटबॉल जगत में जो मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर
एर्लिंग हॉलैंड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जो कि ईपीएल में सबसे तेज 100 गोल करने का क्या किया है, रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने यह उपलब्धि बहुत कम मैचों में हासिल करके पिछले सारे रिकॉर्ड क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। और सबसे इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में जो है ये रहा है, जो केस आपको दिख रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम परप्लेक्सिटी एआई का मुकदमा क्या है। परप्लेक्सिटी क्या है कि जैसे चैट जीपीटी हमारा हो गया, उसी प्रकार का क्या है, एआई बॉट है। देख लेते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई। द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने एआई सर्च इंजन परप्लेक्सिटी के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एआई कंपनी ने बिना अनुमति या उचित लाइसेंस के उनकी पत्रकारिता सामग्री का अवैध रूप से क्या किया है, उपयोग किया गया है और इसे अपने उत्तरों में क्या किया है, सारांशित किया गया है। एआई का काम ही होता है कि बहुत सारे जो वेबसाइट होते हैं, बहुत सारे जो डिटेल्स इंटरनेट पे सर्च इंजन पे अवेलेबल होते हैं, उसका यूज करता है, उसको एसेस करता है, तब जाकर आंसर देता है। तो ये केस क्या है, ये केस एकदम फालतू है हमारी नज़र से। तो बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हमने आपको कराए हैं, जो इस सप्ताह में क्या हुआ है, घटित हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको डेली करंट अफेयर हम देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।